हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई का पूरा लुत्फ़ उठा रहे होंगे, है ना। चलो, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पर बताया था कि हमारी यूनिट 3 चल रही है, ठीक है, जिसमें हमने आपका एक टॉपिक पढ़ाया था जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका था, फीडबैक क्या होता है। सब बच्चों को पता होगा फीडबैक क्या होता है, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला 3 टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स जो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वे भी पूरे पूरे कोशिश करेंगे उसको भी करने की, अगर टाइम मिला तो, ठीक है ना। वरना मैं आपको क्वेश्चन, आपको पता है कहाँ पर मिलते हैं आपको भैया। अगर सपोज करो आज की वीडियो में क्वेश्चन नहीं हो पाए या आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं हो पाए तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएंगे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है उसका नाम महात्मा जी एजुकेशन है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे, और वहाँ पे आपको सभी नोट्स और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के देता हूँ या जो मुझसे मतलब जो मैं नहीं करा पाता हूँ तो वो आपको मैं सेंड कर देता हूँ। तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, डाउट ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका पहले टॉपिक का नाम है उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ और डीसी लोड लाइन। देखो कुछ बच्चे ये होगा कि भैया डायग्राम देखकर ही भाग जाएंगे, थोड़े से तो क्या काम करेंगे, डायग्राम देखेंगे, सर ये तो बहुत हार्ड है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, पहले यही लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से आपका जितने भी क्वेश्चन आपकी पेपर में बनने वाले हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो कोशिश किया करो यार पूरी वीडियो देखने की और उसको समझने की कोशिश करने की। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखो, 2 बार में पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो हमारा टॉपिक है उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ और डीसी लोड लाइन, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए सर कि आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास क्या होता है, क्या होता है। पहले मुझे ये बताओ आप सभी, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास क्या होता है, उत्सर्जक विन्यास क्या होता है। कितने बच्चों को पता है इसके बारे में, मुझे ये बता दो पहले, कितने बच्चों को पता है इसके बारे में। सर आपने पढ़ाया था उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास मतलब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया था सर, ये बहुत अच्छे से आपने बताया था। जो भी कॉमन है उसको नीचे लिखो और जो फालतू की चीज़ है उसको साइड साइड में रख दो। सर आपने बताया था ये वाला पार्ट इनपुट होता है, ये वाला पार्ट आउटपुट होता है। और सर आपने एक बात और बताई थी, इसमें जो बहने वाली धारा होती है वो IB होती है, जबकि इसमें बहने वाली धारा जो होती है सर वो IC होती है। सर जो इसमें बैटरी होती है ना, इनपुट बैटरी, वो सर VBE होती है, और जो आउटपुट बैटरी होती है सर वो VCE होती है। इतना सबको पता है, जो हमारे रेगुलर क्लास लेते आ रहे होंगे उन सभी को पता है कि ये हमने क्या पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। फिर बता रहा हूँ भाई, जब ही समझ में आएगा अगर आपने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, वरना आपके ऊपर से जाने वाला है आज फिर ठीक। इस वजह से कहते हैं भैया सब चीज़ रिलेटेड करते हुए चलना है हमको, ठीक है ना। चलो इसका डायग्राम देख लेना है, अभी आपको बताना है। देखो स्टूडेंट्स, जो अभी इस पार्ट को मैं अभी मिटा रहा हूँ, इसको बाद में बनाऊँगा, ठीक है। नहीं तो डायग्राम देखो, ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसको भी अभी मिटा दो, इसको भी मिटा दो। जो मैंने अब आपको बताना है उसको समझते हुए चलना। देखो स्टूडेंट्स, जो अब मैंने आपका NPN मैंने बताया था, आपको NPN ट्रांजिस्टर लेना है हमेशा। क्यों लेना है, क्योंकि भाई आप PNP भी ले सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर NPN इस वजह से लेते हैं क्योंकि ये अच्छा होता है हमारे लिए। मैंने आपको बताया अभी तक क्यों अच्छा होता है, सभी को पता है बच्चों को, हाँ अच्छी बात है। तो मैंने क्या काम करा, ये इस प्रकार बना लिया आपको पता है ये ऐसी बनेगा। क्यों बनेगा सर जो हमारा ट्रांजिस्टर बाइसिंग होती है, पहले इसको समझ लेते हैं सर, ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होती है। चलो यहाँ पे गुफा में चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारी ट्रांजिस्टर बाइसिंग होती है वो क्या होती है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग हमारी क्या होती है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब इस टाइम पे पढ़ा रहा था, मैंने आपको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, कॉमन बेस भी पढ़ाया था और कॉमन कलेक्टर भी आपको पढ़ाया था। उस टाइम पे मैंने कहा था कि भाई आपको एक काम करना है, जो आपका उत्सर्जक है मतलब जो E है उसको तो हमेशा अग्र अभिनत में रखना है, और जो आपका कलेक्टर है उसको हमेशा उत्कर अभिनत में रखना है। अग्र का मतलब फॉरवर्ड बायस एंड इसको रिवर्स बायसिंग में रखना है। अब देखो यही होता है हमारा, जो हम यहाँ पे देखो पहला पॉइंट इसमें यही लिख रखा होगा, ट्रांजिस्टर बाइसिंग का क्या अर्थ होता है। देखो ट्रांजिस्टर बाइसिंग का अर्थ कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कि जो आपका इनपुट सिरा है ना, इनपुट मतलब ये वाला इनपुट सिरा है, उसको तो आपको अग्र अभिनत करना है, और जो
आउटपुट सी रहा उसको आपको उत्क्रम अभिनत करना है। क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि भैया देखो यहाँ पे ई आ रहा है, ई का मतलब अगर अभिनत, सी का मतलब आपको पता है क्या होता है, रिवर्स बाय सी। अच्छा, इतनी बात हमारी सर क्लियर होगी। और सर हमें ये भी पता चल गया इसके बीच वोल्टेज इतना होगा, इसके बीच वोल्टेज इतना होगा, इसके बीच धारा इतनी होगी, इसके बीच धारा इतनी होगी। ठीक है, चलो सबको पता चल गया होगा कैसे कैसे हम करते हुए आ रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या काम करते हैं। अब देखो समझने वाली कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई जो मैं अब बोलूँगा। ये तो आपको पता है, इतना तो आपको पता है, पढ़कर आ चुके। ठीक है, अब सर इसमें जो अगले वाला पार्ट है, ये वाला परिपथ मतलब एम्पलीफायर। एम्पलीफायर सर, ये एम्पलीफायर कैसा आएगा? ठीक है, प्रवर्धक कैसा आ गया? देखो प्रवर्धक का काम आपको पता है भैया, अगर हम छोटा सा सिग्नल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़ा बना कर देगा। यही तो होता है एम्पलीफायर, पता है ना एम्पलीफायर? हाँ भैया, ये होता है। अब देखो मैं क्या काम करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा देता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया RB। ठीक है ना, और मैं क्या काम करता हूँ, ये तो आपको डायग्राम पता है, यहाँ तक तो सभी बना लेंगे ये वाला डायग्राम। हाँ बना लेंगे सर। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसमें एक कैपेसिटर लगा देता हूँ। यहाँ पे इनपुट वाला पार्ट है ना ये वाला, इसमें मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ। सर कैपेसिटर क्यों लगा रहे हैं हम? देखो कैपेसिटर लगाने का मेन रीजन यही होता है डियर स्टूडेंट, जिससे ये AC करंट होता है ना, या AC वोल्टेज होता है, उसको तो पास कर सके, यानी यहाँ से AC धारा को जाने देगा, जो DC करंट होगा या DC वोल्टेज होगा उसको जाने नहीं देगा। इस वजह से हम यहाँ पे कैपेसिटर को यूज करते हैं, ऐसी इस वजह से यहाँ पे कैपेसिटर को यूज करते हैं। ठीक है ना, ओके सर। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूँ डियर स्टूडेंट, इनपुट सिग्नल के रूप में सिग्नल देना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, जो आपको आउटपुट सिग्नल होता है वो इस टाइप में प्राप्त हो जाता है। आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट, हमने सिग्नल इतना सा दिया था, आपको सिग्नल कितना प्राप्त हो चुका है, यानी हम बोल सकते हैं एम्पलीफाई हो चुका है हमारा सिग्नल। जो हमने यहाँ पे सिग्नल दिया था दोस्तों, वो आपका एम्पलीफायर हो चुका है, यानी परिवर्धित हो चुका है आपका सिग्नल। ये यहाँ तक बिल्कुल बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एक बार मैं फिर रिपीट करूँगा, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। ये तो समझ में आ चुका आपको, पर ये पार्ट समझने के लिए आपको पिछली कई वीडियो देखनी पड़ेगी, जब समझ में आएगा। ठीक है ना, ओके चलो अब हम बात कर लेते हैं भैया ये क्या होता है, क्यूसेंट कंडीशन। क्यूसेंट कंडीशन क्या होता है? देखो भैया, जब कोई सिग्नल ना लगाओ, देखो अब एक बात बताओ, अगर डियर स्टूडेंट्स मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से ये हटा दूँ, ये वाली चीज़ हटा दूँ, पूरी ये वाली चीज़ हटा दूँ, तो इस वाली जो कंडीशन होगी इसको हम बोलते हैं क्यूसेंट कंडीशन। मतलब हम जब कोई सिग्नल ही ना दे रहे हो तो आउटपुट प्राप्त होगा? भैया नहीं होगा, क्योंकि जब हम इनपुट ही नहीं दे रहे तो आउटपुट कैसे प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो बस यही रीज़न होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं हम क्यूसेंट कंडीशन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको क्यूसेंट कंडीशन कहते हैं। अच्छा भैया, अब भैया एक बात तो बताओ, जो हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग कर रहे हैं इसके लिए कुछ कंडीशन भी तो होगी, जब ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग कब होगा कब नहीं होगा। हाँ जी, वो भी आपका है। देखो यहाँ से कुछ पॉइंट है और आपकी बुक में दे भी रखे हैं पॉइंट, तो समझते हुए चलना, आपकी बुक में क्वेश्चन भी यहाँ से मेंशन है। बस मैं उतना ही बताऊँगा जो आपके काम की चीज़ है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फालतू की बात नहीं करने वाला यहाँ पे। देखो उचित ट्रांजिस्टर बाइसिंग करने के लिए प्रतिबंध, मतलब जो आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग कर रहे हो, देखो मेन मकसद है इसका, जो आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग कर रहे हो उसके लिए मेन शर्त क्या है, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कब हमारा ट्रांजिस्टर बाइसिंग करेगा, कब हमारा ट्रांजिस्टर बाइसिंग नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट है उचित शून्य सिग्नल संग्राहक धारा। अब देखो जो आपकी उचित शून्य सिग्नल संग्राहक धारा है, अगर उसका मान, देखो सिग्नल में उपस्थित संग्राहक धारा का मान कम से कम सिग्नल के कारण प्राप्त अधिकतम संग्राहक धारा के बराबर होना चाहिए। मतलब देखो जो आपकी धारा है ना, कम से कम सिग्नल के कारण अधिकतम संग्राहक धारा के बराबर होनी चाहिए। जो आपकी मैक्सिमम संग्राहक धारा है ना, और जो यहाँ पे जो कम से कम सिग्नल है उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो अभी समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें कुछ अभी बताऊँगा, ये सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। चलो दूसरा पॉइंट है न्यूनतम उचित आधार उत्सर्जक वोल्टेज। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपका आधार उत्सर्जक वोल्टेज होता है, ठीक है, जो आपका आधार उत्सर्जक वोल्टेज होता है वो कट इन वोल्टेज से अधिक होता है। इसका मतलब अधिक होता है ना। अब एक कंडीशन और बन सकती है दोस्तों यहाँ पे, कि जो आपका आधार उत्सर्जक वोल्टेज होता है उसका मान जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर का मान 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। 2020 में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, मैंने आपको मॉक में कराया भी होगा, आप सभी को याद होगा तो। ठीक है जी हाँ। अब
इतना पॉइंट क्लियर है कि भैया अगर हमारी ये कंडीशन है न्यूनतम उचित आधार उत्सर्जक वोल्टेज, तो उसमें आधार उत्सर्जक वोल्टेज ज़्यादा होता है जबकि कट इन वोल्टेज कम होता है इसके मुकाबले। अगर ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको ये बोलते हैं हम। ठीक है, चलो भैया हमारी दूसरी कंडीशन भी समझ में आ गई। चलो अब हम तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरी कंडीशन है आपकी जिसको बोलते हैं न्यूनतम उचित संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज है, मतलब देखो यहाँ से उठाओ वर्ड को, संग्राहक उत्सर्जक जो वोल्टेज है वो जानू वोल्टेज से अधिक होगा जब भी आपकी ये कंडीशन फॉलो होगी। अब यहाँ पे फिर पॉइंट उठता है कि भैया ये तो बताओ कि जो संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज होता है इसका मान जर्मेनियम के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है। तो दोस्तों जर्मेनियम के लिए इसका मान 0.5 होता है, सिलिकॉन के लिए 0.1 होता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो अब मैं कुछ यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करना आप सभी, क्योंकि देखना, देखो पहले हम चलते हैं अपने पिछले वाले डायग्राम की ओर। दोस्तों देखो आप देख पा रहे हो मेरे पास लूप दो हैं। देखो एक तो मेरे पास ये वाला लूप है, देखो ये पूरा लूप है ना। लूप का मतलब आपने किरचॉफ के नियम में पढ़ा होगा जो 12th क्लास में पढ़ते हैं। और एक लूप सर ये रहा यहाँ पे, तो दो लूप मैं यहाँ पे मानकर चलूँगा दोस्तों, जिसमें से पहला लूप आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों, पहला लूप आपके सभी के सामने ये रहा। तो मैं क्या काम करूँगा, इसमें किरचॉफ का नियम लगा दूंगा दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट का नियम या वोल्ट का नियम, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है। यहाँ से मैं ऐसा चलना स्टार्ट किया, सपोज करो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे घूमता 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 वहीं पे मुझे दोबारा उस पॉइंट पर ही आना है। ऐसी मैं पोस्ट नंबर 2 में लगाऊंगा तो ऐसे घूमते 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 मुझे इस पॉइंट में आना है। दोस्तों देखो सपोज करो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो वोल्टेज आपका VC होगा, VCC होगा। और फिर हम यहाँ पे धारा इधर को जा रही है और हम धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो समझने की कोशिश करना, मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धारा ऐसे जा रही है डियर स्टूडेंट, और हम भी धारा की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आपका जो होगा, देखो VCC तो हो गया था आपका, फिर माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम धारा की डायरेक्शन में ही चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो माइनस का RC × IC, इतना पॉइंट क्लियर है, हाँ जी। और फिर इसका वोल्टेज लिखते हुए VCE बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि पोस्ट का नियम ये बोलता है कि जो सारा वोल्टेज है वो 0 के बराबर होता है नहीं होता है। ऐसे हम पोस्ट नंबर 2 में करेंगे। अब देखो पोस्ट नंबर 1 में करा तो उसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया ना कैसे करा सभी, क्योंकि अगर मैं डायग्राम दोबारा देखूंगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। लूप 1 में, लूप मैंने आपको समझा दिया था, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका IC/RC है इसको इधर भेज देता हूँ। तो इधर भेजने से क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ से IC का मान इजीली निकाल सकते हो। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन ये उठा होगा कि भैया आपने IC क्यों निकाला, आपने RC क्यों नहीं निकाला। तो दोस्तों इसके ऊपर भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ रीज़न है इसका, इस वजह से मैंने यहाँ पे IC निकाला, संग्राहक धारा निकाल ली, इस वजह से मैंने IC को बोलते हैं दोस्तों संग्राहक धारा। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है, IC का फॉर्मूला पूछ सकता है, किसके लिए, वो पूछ सकता है आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में IC का फॉर्मूला क्या होता है, पर इतना डीपली नहीं घुसने का हो फिर भी। अब देखो यहाँ से आपका एक बेस्ट क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें आपका स्लोप पूछ सकता है, वो स्लोप मतलब प्रवणता पूछ सकता है। प्रवणता कैसे निकाल लेंगे सर, इस फॉर्मूले से, देखना दोस्तों आप सभी के सामने IC का फॉर्मूला था, आंसर था। तो अगर सपोज करो दोस्तों मैं इसकी कंपेयरिंग कर लूँ y बराबर mx + c, सभी बच्चों को याद होगा ये रेखा का समीकरण होता है जिसमें y क्या होता है, y स्लोप होता है, m क्या होता है, प्रवणता होता है, और y क्या होता है, y अंतःखंड होता है, x क्या होता है, x अक्ष पर जो अंतःखंड होता है, c क्या होता है, जो हमारा अचर होता है, जो कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर मैं इससे स्लोप निकालने की बात करूं तो m के बराबर क्या आ रहा है इसमें, सर m के बराबर आ रहा है -1/RC। तो आपकी स्लोप क्या आ जाएगी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के प्रवर्धक के उसमें, तो आ जाएगा सर -1/RC। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से ही बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया कैसे कैसे मैंने इसको रिलेट करते हुए आप सभी के सामने पेश कर दिया। अच्छा अब दोस्तों अब एक बात बताओ, अगर सपोज करो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक आपका एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। दोस्तों मैं आप सभी से ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ,
तो इस पर x का मान 0 होता है नहीं होता है? आप कहोगे सर होता है। अगर मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो उसमें y का मान 0 होता है नहीं होता है? आप कहोगे सर होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बोल सकता हूँ कि VCE है ना, VCE मतलब जो आपका VCC है। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठा होगा कि सर VCE को 0 क्यों रखा? देखो इस वजह से रखना पड़ा क्योंकि दोस्तों जो मैं इसमें ग्राफ बनाने वाला हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों IC और आपका VCE के बीच में। तो ये तो आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो मतलब अगर मुझे ग्राफ इस पर बनाना है तो मुझे इसको 0 रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि x एक्सिस 0 है तो इसका मतलब y एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 0 रख रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इतना समझ पा रहे हो या नहीं, मुझे इतना बता दो दोस्तों। हाँ सर इतना हम समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या, यदि सर मैं VCE को 0 रख दूँ तो यहाँ पे रख दो ना, कितना हो जाएगा सर? आपका बचेगा फॉर्मूला ये वाला VCC/RC। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सर अगर हम IC बराबर 0 रख दें, यहाँ पर 0 रख दो तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हम बोल सकते हैं VCC बराबर VCE हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो आपकी करंट आई है VCC/RC, ध्यान से सुनना, करंट कितना आई है आपकी IC? सर ये आई इतनी, तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पे करंट इतनी आई है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो हमारी निकल के आई है करंट, सर कितनी आई है? ये करंट आई है सर हमारी VCC/RC। मैंने ये मानकर चला मैं कि इस वाले पॉइंट पे इतनी करंट है, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे मैंने एरो लगाया। हाँ सर, सर ये तो बताओ ना कि जो हमारा दूसरा VCC निकल के आया था VCE, वो किसके बराबर था? सर वो था VCC के। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने मान लिया कि जो इतना वोल्टेज निकल के आया VCE वो इस पॉइंट पर निकल के आया, मान सकता हो नहीं? हाँ भैया मान सकते हो। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाता हूँ, जो ये रेखा प्राप्त होती है, जो ये रेखा प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं DC लोड लाइन। क्या समझ में आई बात? इस लाइन को हम बोलते हैं DC लोड लाइन। सभी को क्लियर हो गया भैया? DC लोड लाइन क्या होती है? भैया कुछ नहीं होता है, जो आपने बताया वही होता है। समझ में आई बात? हाँ सर मज़ा आ गया थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये तो बताओ भैया क्यू पॉइंट क्या होता है? सर क्यू पॉइंट भी कुछ नहीं होता। क्यू पॉइंट क्या होगा सर? जो जहाँ पर ये वाला जो एरिया होता है ना सर, ये जो नीचले वाला है, ग्राफ समझ लो अच्छे से, ये जो एरिया होता है ना सर, इसको बोलते हैं हम कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन। अच्छा सर कट ऑफ रीजन का मतलब क्या होता है सर? अरे वही होता है, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब नहीं पता पर इसको कट ऑफ रीजन ही बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में आप देख लेना डिक्शनरी में क्या होता है इसका मतलब। देखो अब ये जो आपका ये रीजन बचा, ये वाला, ये जो बचा हुआ रीजन है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है, सैचुरेशन रीजन। और जो ये पूरा है ना, पूरा ये वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, सक्रिय क्षेत्र। रीजन को क्षेत्र बोलते हैं ना शायद, हाँ सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव मान सक्रिय हो जाएगा, सक्रिय क्षेत्र। अब देखो किसी पॉइंट पर, देखो किसी पॉइंट पर ऐसा होगा जहाँ पर हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा, उसी पॉइंट को हम बोल देंगे क्यू पॉइंट। अच्छा भैया आपने पूछा भैया, हाँ मैंने कहा हाँ भैया, सपोज करो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं या सपोज करो ये क्यू पॉइंट चेंज कर दूं। मैंने कहा यार कैसे कर रहे हो? आपने कहा सर एक काम करो ये क्यू पॉइंट को चेंज कर दो। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो जाएगा? देखो अगर आप क्यू पॉइंट को चेंज करते हो ना दोस्तों, तो ये मानकर चल सकते हो आप कि भैया ये पूरा ट्रांजिस्टर भी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। इस वजह से कहते हैं क्यू पॉइंट को आपको बना कर रखना है। एक जहाँ पे हमको क्यू पॉइंट प्राप्त हुआ ना, वहाँ पे ही इसको बना के रखना है, इसको हिलन नहीं करना, ठीक है। मतलब इसको हिलाने की कोशिश मत करना। क्यू पॉइंट हिल गया तो भैया ये समझ लो ट्रांजिस्टर हमारा हो जाएगा, दूसरा चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है सर। इतनी बात हमको क्लियर होती है नहीं होती है? बताओ होती है नहीं होती है? हाँ दोस्तों मानते हो नहीं मानते हो? सर आपकी बात हम मानते हैं, यानी हम बोलना चाहें, देखो इसको मैंने लिख रखा होगा अगले शब्दों में, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाली सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं लूप 2 में, ठीक है। लूप 2 अगर आप लूप 2 का निकाल लोगे ना तो लूप 2 का फॉर्मूला निकल के आएगा इतना। समझ में आ रही है बात? समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं इसको रिलेट करता हुआ चल रहा हूँ? कुछ नहीं करा भैया, लूप 2 जो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी ना डायग्राम में, उसमें भी आपको किरचॉफ का नियम लगा देना है, ठीक है। अच्छा भैया जो भैया ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं जो आपने अभी बताया था, हाँ जो ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं ये स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए,
ठीक है ना, ना तो ये टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा हो, अच्छा, ना ही ट्रांजिस्टर पैरामीटर पर निर्भर कर रहा हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से सुनना। सपोज करो स्टूडेंट्स, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट था वो अपनी जगह से हिल जाएगा, और हिलने से क्या होगा, आपको दूसरा ट्रांजिस्टर बदलना पड़ेगा। फिर इस वजह से कहते हैं भाई इसको आपको नियत रखना पड़ेगा, स्वतंत्र रखना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को ना बढ़ाना है ना कम करना है, ठीक है। अच्छा भैया, इतनी बात हमारी क्लियर होगी। ट्रांजिस्टर पैरामीटर का क्या मतलब है भैया, देखो ट्रांजिस्टर पैरामीटर का मतलब होता है, देखो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी अच्छे से, क्या होती है भैया, ये होती है आई सी बराबर बीटा आई बी प्लस आई सी बी ओ, आई सी बी ओ एक साथ है आई सी बी ओ, ठीक है भैया। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आप टेम्परेचर को, देखो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी मेंशन है, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे, ओके, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो उस कंडीशन में आपकी आईसीबीओ मतलब ओबेनिस्ट धारा जो करंट है वो 2 गुना हो जाता है। समझ में आई बात, ऐसा क्यों होता है सर, देखो अब इस वजह से होता है क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आपको पता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ऐसा बोल सकते हैं, ये जो आईसीबी होता है ना टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और निर्भर करता है तो वो 2 गुना हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक पूरी कहानी खत्म, समझ में आ गई है ना, समझ में आ गई ना पूरी बात, कि सर जो आपने ये लाइन बनाई थी यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन थी ये, इसको सर डीसी लाइन बोलते हैं, इस पर जो हमको पॉइंट प्राप्त हुआ था इसको सर हम क्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। हाँ सर ये जो होता है ना, जो आपने बताया, क्या बताया सर, ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ये हमेशा टेम्परेचर और आपका जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर होता है ना, इस पर निर्भर नहीं कराना हमको, इनसे स्वतंत्र ही रखना है आपको। अगर आपको इनको निर्भर कराओगे ना तो आपका पैरामीटर ही कहाँ बोल सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, पर हमको ऐसा नहीं करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर, 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, हमारा आपका क्यू पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, ऑपरेटिंग पॉइंट क्लियर हो चुका है, और दोस्तों आपका जो ग्राफ बनाया था हमने वो भी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से नो समझ लो, अब हमारे इस यूनिट की शुरुआत हो गई है, और मुश्किल से 3 दिन की आपकी यूनिट है, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। टॉपिक का नाम है स्थायीकरण। स्थायीकरण, अब ये क्या होता है सर, कुछ नहीं होता। अब तुम कहोगे सर कैसे नहीं होता, देखो जो तापमान परिवर्तन या ट्रांजिस्टर प्राचल में, पैरामीटर बोलते हैं प्राचल, ठीक है, प्राचल या पैरामीटर में परिवर्तन से स्वतंत्र कार्य बिंदु को स्थायी बनाना स्थायीकरण कहलाता है। भैया देखो आपका स्थायीकरण, अब तुम कहोगे भैया स्थायीकरण का यूज क्यों करते हैं, है ना, मेन मकसद तो यही होता है ना भैया, बच्चा अगर हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो ये पूछता है भैया इसका यूज क्या है ना, तो इसका यूज ये होता है जो आपका क्यू पॉइंट जो वहाँ पे है ना, या बोल सकते हैं जो आपका पैरामीटर क्यू पॉइंट है, आपका कार्यकारी बिंदु जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो जो है ना उसको स्थायी बनाकर रखना ही स्थायीकरण का काम होता है, उसको स्थायी बनाकर रखना। सर स्थायी क्यों बना रहे हैं उसको, भैया फिर बता रहा हूँ ना, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना तो फिर उसका आपको बता दिया ना सारी खबर, अब ज़्यादा रिपीट नहीं करवाते दोबारा। देखो सर इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई कि जो हमारा टेम्परेचर है और आपका जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर है उनको स्वतंत्र बनाकर रखना है, और स्थायी बनाना ही आपको बता दिया सर स्थायीकरण कहलाता है। इतनी बात क्लियर होती है सभी को, हाँ जी सबको क्लियर होती है। सर स्थायित्व गुणांक क्या होता है, देखो स्थायित्व गुणांक कुछ नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करना। देखो क्या होता है, आपको पता है दोस्तों आई सी क्या होता है, सर आपको नहीं बताया था, सी आपका संग्राहक, आई मतलब धारा, संग्राहक धारा, और ये क्या होता है सर, ये भी धारा होती है, ओबेनिस्ट आधार धारा। अच्छा आपको क्या काम करना है दोस्तों, जो आपका वी बी ई है, मतलब क्या सर, जो आपका वी बी एन और जो बीटा है कांस्टेंट रखने हैं आपको, और इसको ही हम बोलते हैं स्थायित्व गुणांक। डेफिनेशन खुद बना लोगे इसके अनुपात को, कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा भैया एक पॉइंट याद रखना, जो स्थायीकरण होता है, देखो जो आपने अभी स्थायीकरण पढ़ा है कि जो आपके क्यू पॉइंट है और ये जो टेम्परेचर है और आपका ट्रांजिस्टर पैरामीटर, उनको आपको संभाल कर रखना है आपको। तो स्थायीकरण जो होता है ना, वो स्थायित्व गुणांक जो आप ये पढ़ रहे हो इसके समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अच्छा तो अब स्थायित्व गुणांक के लिए सामान्य समीकरण कौन सी होती है, तो देखना दोस्तों इसकी समीकरण आप कैसे बना पाओगे। देखो
दोस्तों हम जानते हैं, जो अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, क्या होती है, आई सी बराबर बीटा आई बी, बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना, ये वाली समीकरण पूछ रखी है पेपर में, ठीक है ना। अच्छा, अगर दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इस समीकरण का आईसी के सापेक्ष अवकलन कर दूँ तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप कहोगे सर बहुत छोटी सी बात है, हो जाएगा। आईसी का आईसी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका करोगे तो बीटा तो सर कांस्टेंट है, आईसी बस यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और सर इसका करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। हाँ सर, इतनी बात हमको क्लियर होती है। अगर सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या काम करता हूँ, इस वाली चीज़ को इधर लेकर आ जाता हूँ और इसको यहीं पे रखता हूँ। और आपको पता है दोस्तों, आपने ये तो पढ़ा है कि S बराबर होता है डेल आई सी अपॉन डेल्टा आई सी बी ओ, यही तो होता है S, जिसको बोलते हैं स्थायित्व गुणांक। अब सर यहाँ पे तो उल्टा उल्टा हो रहा है, तो 1 अपॉन S कर दो, हो गया नहीं हो गया। यानी हम बोल सकते हैं सर S का फॉर्मूला आ जाएगा इतना। भाई फॉर्मूला याद रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ये वाला तो याद होना चाहिए सभी को, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर होती है सभी को, बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर होती है सभी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एस बराबर बीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस बीटा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। अब हम क्या काम करने वाले हैं दोस्तों, इस वाली इक्वेशन की हेल्प से, जो आपकी ये निकल के आई है ना, इसकी हेल्प से बहुत सारी डेरिवेशन करने वाले हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डेरिवेशन करना ज़रूरी है। हाँ यार, डेरिवेशन करना ज़रूरी है, जिससे आपको क्या होगा, आपको थोड़ा फील भी आएगा इस वजह से। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आप सभी के सामने मुझे लग रहा है, देखो मैं क्या काम करता हूँ ना, जो मुझे लगता है कि आपके लिए फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर मुझे लगता है डेरिवेशन करना चाहिए तो मैं डेरिवेशन ज़रूर करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी डेरिवेशन करा सकूँ, ठीक है ना। चलिए अब मैं देखो कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जो हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे आने वाले अपकमिंग लेक्चर है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग की विधियाँ, जिसमें हमारा निश्चित बायसिंग होगा, फिक्स्ड बायस होगा, और दूसरा होगा आपका फीडबैक प्रतिरोध बायसिंग होगा, और तीसरा होगा जो आपको बोलते हैं स्वत बायस, ठीक है। ये 3 टॉपिक हम आने वाले अपकमिंग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप करता हूँ आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। अब देखो आपको क्या काम करना होगा, देखो दोस्तों मैं क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो और बड़ी ज़्यादा वीडियो हो जाती है। तो आपको एक काम करूँगा, मैं PDF फाइल दे दूँगा, जो आज का हम क्वेश्चन करने वाले थे, जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले थे आज के, उसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम के ऐप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आपको पता होगा महात्मा जी एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। लगभग मैं बोल सकता हूँ 15+ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप सभी के लिए, उसको ट्राई करना जो आज हमने पढ़ाया है, ठीक है। और हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और बुक के भी क्वेश्चन उसमें हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही करते हैं। होप करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। धन्यवाद।